रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को गालिबन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से खबरें दी जा रही हैं। इस खबर में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे, तफसील से रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी है, वो आज अमेरिका में चारों ओर होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं। आज अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस वेगस और न्यू ऑरलिन्स, मतलब कि हर तरफ ही दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। साल का पहला दिन था। पूरी दुनिया भी परेशान है, अमेरिकी भी परेशान है कि ये सब कुछ क्या हुआ। उसके साथ साथ आपको ये खबर भी देनी है जो कि मोहम्मद मालिक साहब की है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली है, उन्हें स्कूल किया है, उनको थोड़ी सी डांट डपट पड़ी है क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था। ये मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ी सिजलिंग स्टोरी दी है, और वो है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो गया, और उसमें से क्या क्या डाटा लीक हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये भी आपके सामने रखेंगे। जब वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं तो शक जो है वो आईएसआई चीफ के मोबाइल फ़ोन की तरफ ही फिर जाता है। शहजाद अकबर का गालिबन उसी तरफ इशारा है। हतमी नाम उन्होंने नहीं लिया, इसलिए पूरी तफसील आपके सामने उसकी भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम अमरीकी खबर की तरफ आते हैं। अमेरिका में पिछले 20 घंटे के अंदर, जब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो रफली पिछले 20 घंटे के अंदर 3 मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी से रिलेटेड जो है वो हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो न्यू ओरलिन्स में हुआ है, और वहाँ पर एक शख्स ने, जैसे पाकिस्तान में वीगो डाले होते हैं, उनको यहाँ ट्रक कहा जाता है। इवन जो लैंड क्रूजर्स हैं पाकिस्तान में, फॉर्चूनर हैं, इस तरह की तमाम बड़ी गाड़ियों को अमरीकी ट्रक कहते हैं। हम तो ट्रक उसे बड़े लोडिंग वाली व्हीकल को कहते हैं, जो बड़े बड़े बसें और ट्रक हैं। लेकिन अमेरिका में जो एसयूवीज हैं बड़ी, या ये डबल कैबन जो वीगो डाले की तरह के डाले होते हैं, इनको अमेरिका के अंदर ट्रक कहा जाता है। तो इस एक ट्रक को अमेरिका की ज़ुबान में, या आप अपनी ज़ुबान में वीगो डाला कह लें उसे, उसको रेंट पर लिया गया। और नाम उस शख्स का जो FBI बता रही है वो शमसुद्दीन जब्बार है। उसने इस ट्रक को न्यू ऑरलिन्स में, जब न्यू ईयर की लोग पार्टी कर रहे थे, उनके ऊपर चढ़ा दिया। 15 लोगों के मरने की इतलात हैं इस हमले में, और 36 के करीब लोगों के शदीद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अभी उनमें से कितने लोग बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो शमसुद्दीन जब्बार हैं, ये अमेरिका में ही पैदा हुए, टेक्सास में यहीं पले बड़े, और 2007 से लेके 2020 तक ये अमेरिकी फ़ौज में भी काम करते रहे। 7 से 15 तक ये एक्टिव ड्यूटी करते रहे। एक्टिव ड्यूटी का मतलब होता है कि फ्रंट लाइन पर या एक्टिवली सर्व करना। और 15 से 20 तक ये जाहिर है एक्टिव ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन US मिलिट्री के साथ ही मुंसलिक रहे। ये इराक में भी, या शायद गालिबन अफ़गानिस्तान में डेफिनेटली ये सर्व करते रहे हैं। गालिबन 1 साल या उससे कम अरसे के लिए इन्होंने अफ़गानिस्तान में भी सर्व किया है। अभी हतमी तौर पर नहीं पता कि इनके इंसिस्टर्स कहाँ से हैं। ये खुद तो अमेरिका में ही पैदा हुए, यहीं पले बड़े, लेकिन उनका नाम, उनकी जब तस्वीर आई है मीडिया पे, उसको अगर देखा जाए तो शायबा पड़ता है कि कहीं इनका ताल्लुक जो है वो बर्रे सगीर से ना हो, सब कॉन्टिनेंट से ना हो। पाकिस्तानी नाम तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल फिर भी अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत ही बेरहमाना किस्म का ये हमला था, जिसके अंदर लोगों को ट्रक के नीचे कुचल कर मार दिया गया। अब आपके सामने दूसरी खबर रखते हैं। दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है, और वो जो सदर ट्रंप का होटल है, होटल ट्रंप, वो लॉस वेगस में है। उसके सामने भी एक ऐसे ही किराए पर ट्रक लिया गया, लेकिन ये वाला ट्रक जो था ये टेस्ला का, जिसे साइबर ट्रक कहते हैं, जो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उनका जो ट्रक है। ट्रक दोबारा मैं आपको समझा दूं कि ये पाकिस्तानी वीगो डाले की तरह के डाले को भी यहाँ ट्रक कहा जाता है। तो वो जाकर खड़ा किया गया, उसमें आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था उसके पीछे, लेकिन उसके नीचे कोई बम भी लगाया हुआ था, और बिल्कुल उसको वहाँ ले जाकर फाड़ दिया गया। और जब वो बम फटा तो उससे उस ट्रक को तो चले जो नुकसान उसके अंदर होना था, लेकिन ट्रक गालिबन इतना ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि वो जो टेस्ला का ट्रक है वो बड़ी मोटी चादर के साथ बना हुआ है। आप उसे देखते भी हैं सड़क पर चलते या कहीं पार्किंग लॉट में खड़े, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ही हैवी मेटल के साथ बना हुआ है। तो उसने उसको वो जो एक्सप्लोजन था उसको उसने साइडों के ऊपर फैलने नहीं दिया, बल्कि वो जो भी एक्सप्लोजन हुआ वो ऊपर को गया, जिससे नुकसान ना हो सका। और जो ट्रंप होटल के सामने जहाँ ये पार्क था, इवन होटल के शीशे तक ना टूटे, हालांकि बहुत ही हैवी किस्म का एक्सप्लोजन था। मीडिया ने इनिशियली जो खबरें दी वो तो आपको पता ही है कि मीडिया को एलॉन मस्क के साथ खासी
परेशानी है। और उन्होंने खबर ये दी कि टेस्ला का जो ट्रक था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये चार्जिंग के साथ चलती है, इसके अंदर इंजन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो फट गया, जैसे उसकी बैटरी फट गई हो या वो खुद से फट गया हो। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि नहीं, उसके अंदर बम था, वो बम की वजह से फटा है, वो खुद से कोई टेस्ला के ट्रक ने जो है वो एक्सप्लोजन उसका नहीं हुआ। आप सोचिए, अगर इसके अंदर बम ना रखा होता और ये खुद से फट जाता तो फिर लोग डरते टेस्ला का ट्रक खरीदते हुए, तो टेस्ला का स्टॉक तो जो है वो एकदम क्रैश कर जाता, एलॉन मस्क को शदीद नुकसान होता। इसीलिए वो बहुत गुस्से में है और मीडिया को, लफाफा मीडिया, वो भी कह रहे हैं अमेरिका के अंदर, और कह रहे हैं कि जानबूझकर खबर ऐसी दी जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा कि उसके अंदर बम था। लेकिन अल्लाह की करनी, जैसे जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। अब जब खबरें सामने आ रही हैं और वीडियो सामने आ रही है तो पता ये चल रहा है कि अगर ये बम धमाका किसी और व्हीकल में होता तो शायद नुकसान इससे कई गुना ज्यादा होता। टेस्ला का ये ट्रक क्योंकि बहुत ही स्टेबल था, इसकी चादर बहुत मोटी थी, बहुत स्ट्रांग था, तो इसने कटेल किया उसको, और वो जो एक्सप्लोजन था वो ऊपर की सिमत गया, साइडों की तरफ ना फैल सका, जिससे जानी नुकसान भी वहाँ पर ज़्यादा ना हो सका और वैसे भी माली नुकसान भी ज़्यादा ना हो सका, और ट्रक टेस्ला का जो है वो उसके बावजूद इंटैक्ट रहा। तो असल पूरी कार्रवाई तो मीडिया की थी कि किसी तरीके से एलान मस्क का इसमें से बुरा नाम निकाला जाए, लेकिन उसको इसमें से भी फ़ायदा हो रहा है। अब पूरा सोशल मीडिया उसके ट्रक की जो है वो तारीफ़ें कर रहा है। तीसरी खबर जो है वो न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब के अंदर फायरिंग हुई है। ये अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे 1 घंटा पहले की ये खबर है, तो अभी तक इसके बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं पता किसने फायरिंग की है, कितने लोग उसके अंदर अगर जान से गए। ये पता चला कि 11 लोगों को गोलियां लगी हैं अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। क्वींस का इलाका है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर ये नाइट क्लब है जिसके अंदर गोलियां चली हैं। अमरीकी वक्त के मुताबिक बुध की रात तकरीबन 11:30 बजे रात को ये वाक़या हुआ है। तो ये 3 वाक़े एक ही दिन में, जनवरी की 1 तारीख को, तीनों वाक़यात आप ये कह लें एक ही तारीख में, एक ही दिन में, न्यूयॉर्क से लेके, इसे ईस्ट कोस्ट कहते हैं, उससे लेके ऑल द वे वेस्ट कोस्ट लॉस वेगस में, और फिर न्यू ऑरलियंस में ये जो वाक़यात हुए हैं और इसमें जाने गई हैं, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, डेफिनेटली अमेरिका को भी हिला के रख दिया। अब जैसे ही ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और शमसुद्दीन जब्बार का नाम आया, ज़ाहिर है मुसलमान का नाम आया, या नाम से कम अज़ कम, अब पता नहीं ये मुसलमान हैं कि नहीं, लेकिन नाम से तो यही लग रहा है कि मुसलमान है। और फिर उन्होंने आईसिस का झंडा भी उस ट्रक के ऊपर लगा रखा था, इसने, शमसुद्दीन जब्बार ने। तो इन हालात में लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वही जो इस्लामोफोबिया है, फौरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नफरत जो है उसका इजहार करना शुरू कर दिया और इस्लाम को, मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में सोचिए कौन डट के खड़ा हुआ और किसने मुसलमानों का दिफा किया। उनका नाम है रिचर्ड ग्रैनल। रिचर्ड ग्रैनल ने एक बहुत ही पावरफुल ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं और मुसलमान भी इनको एक्सट्रीमिस्ट ही कहते हैं। अभी चंद दिन पहले तक पाकिस्तान के चौधरी निजामुद्दीन और पाकिस्तान का लफाफा मीडिया रिचर्ड ग्रैनल पर सिर्फ इसलिए हमला कर रहा था कि उसने फ्री इमरान खान का नारा क्यों लगा दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पाक पैक है, जिसको अब तोड़ने की चौधरी निजामुद्दीन ने कोशिश शुरू की है, और जो अदील राजा साहब की खबर थी कि कुछ लोगों को अमेरिका से बुलाया गया है और उनके साथ मीटिंग्स की गई हैं और उनके ज़ुम्मे ये लगाया गया है कि आप एक पैरेलल पाक पैक बनाएं। अब उन लोगों के जब हमने ट्विटर अकाउंट को चेक किया है तो पता चला है कि वो वाकई पाकिस्तान में हैं और वाकई नून लीग की गवर्नमेंट के और चौधरी निजामुद्दीन के वो गेस्ट हैं और वाकई हुकूमती मशीनरी के साथ मुलाकातें करते फिर रहे हैं। तो इससे लग ये रहा है, जब तक वो डिनाई ना कर दें तो हम यही कहेंगे, लग ये रहा है कि अदील राजा साहब की स्टोरी जो है वो दुरुस्त है कि पाक पैक के ऊपर हमला करने का भरपूर प्रोग्राम चौधरी निजामुद्दीन बना चुके हैं। बहरहाल रिचर्ड ग्रैनल, जिनको एक्सेस किया था, जिनके साथ कोऑर्डिनेट किया था पाक पैक के पाकिस्तानियों ने, वो आज पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और लीडरशिप होती भी यही है कि जब क्राइसिस हो उसके अंदर आप इमर्ज हों, उसके अंदर आप तगड़ा स्टांस लें। क्योंकि इस वक्त शमसुद्दीन जब्बार का नाम आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, और ऐसे हालात में जब लोगों के इमोशंस हाई हों, आप पाकिस्तान में सोचिए ना, ज़रा कोई मजहबी मामला हो जाए, इसको मजहबी मामले के तौर पर ही लें, क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी को ऐसे ही लिया जाता है जैसे हमारे यहाँ मजहबी मामलात को लिया जाता है। तो पाकिस्तान में अगर कोई मजहबी मामला हो और कोई उसके खिलाफ बयान दे तो सोचिए हम उसका क्या असर करते हैं। भले कोई हमारा अपना ही हो, हम उसको उसके ऊपर कत्ल के फतवे लगा देते हैं, हम उसके ऊपर कुफर के फतवे लगा देते हैं। ऐसे ही हर सोसाइटी में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ऐसे हालात में बिल्कुल तन के खड़े होना और दुरुस्त सिमत खड़े होना, इसी को लीडरशिप कहते हैं। हम सताइश करते हैं रिचर्ड ग्रैनल की कि उन्होंने मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी भी की, बल्कि जो इमरान खान अपनी हर तकरीर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलते थे, आज इमरान खान भले जेल में हैं लेकिन उनके अल्फाज जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं आज रिचर्ड ग्रैनल से कि हर मज़हब में एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। मुसलमान भी ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट ही कहते हैं जो बेकसूरों की जान लेते हैं। बहरहाल जी, अगली तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो जनरल बाजवा की खबर है। जैसा हमने आपको कहा था कि आपको ये खबर देंगे, खबर ये जाहिद गुशकोरी साहब की है।
जाहिद गशकोरी जो है एक जाने माने रिपोर्टर हैं, लिया से इनका तल्लक है, हैं बड़े सीनियर रिपोर्टर। अब तो रिपोर्टर कहना भी इनका तजर्बा है उसके सामने दुरुस्त नहीं है। वैसे तो रिपोर्टर ही रहता है, जितना मर्जी सीनियर हो जाए वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन जाहिद गशकोरी बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहले जियो टीवी में होते थे, अब ये दूसरे टेलीविजन के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी खबर ये है कि जनरल बाजवा को जो है वो उनके ऊपर मुलाकातें करने पर पाबंदी है। जब किसी के ऊपर भी किसी को मुलाकात करने पर पाबंदी हो या बाहर जाने पर पाबंदी हो तो उर्फ़े आम में उसे हाउस अरेस्ट कहा जाता है। ये डिटेंशन होती है, हाउस अरेस्ट होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं होगा या टेक्निकली उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं कहा होगा अभी भी किसी रिटर्न ऑर्डर में। लेकिन जो जाहिद गशकोरी साहब कह रहे हैं, उनकी खबर, मैंने जैसे आपको कहा कि वो मोतबर जर्नलिस्ट हैं और वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और ये भी जहन में रखिए कि जाहिद गशकोरी ऐसे नहीं है कि वो खबर की तस्दीक किए बगैर खबर दे दें। जब ये खबर दे रहे हैं तो उन्होंने ज़रूर, ये मैं आपको हतमी तौर पर बता रहा हूँ, उन्होंने ज़रूर अस्करी ज़राए से चेक करने के बाद ये खबर दी होगी। फ़ौजी ज़राए से चेक किए बगैर उन्होंने इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठ कर नहीं दी। तो इससे ये बात तो तय हो गई कि अब कोई माने या ना माने, इनकार कर दे, कल को ये पाबंदी हट जाए और कहें कभी ऐसी पाबंदी नहीं थी। लेकिन इस वक्त जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, एक्स आर्मी चीफ, उनको डिटेन किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है, उनको किसी के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये खबर आपके लिए और हमारे लिए नई नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, अपनी याददाश्त पर जोर डालना पड़ेगा। अब से 4-5 महीने पहले मैंने आपको एक दास्तान सुनाई थी कि कमर जावेद बाजवा साहब आजकल जर्नलिस्टों से मिलना चाहते हैं, बहुत सारे तो उनसे मिलते ही नहीं हैं, और जो मिलते हैं उनको कमर जावेद बाजवा साहब डायरेक्टली नहीं मिल पाते। पहले उन्हें किसी और जगह पर वो अपनी गाड़ी भेज के मंगवाते हैं, फिर किसी और जगह पर, फिर किसी और जगह पर, जगह चेंज करके उनको अपने घर लेकर जाते हैं। ये हमने आपको 4 से 5 महीने पहले ये स्टोरी दी थी अपने व्लॉग में, और आपको बताया था कि कमर जावेद बाजवा साहब बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनसे मिलना नहीं चाहते। जो चाहते हैं उनको भी फिर उन्हें छुपा के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि इजाज़त नहीं है उनके साथ लोगों की बातचीत करने की। तो ये खबर अब जाहिद गशकोरी जो दे रहे हैं, इसका बैकग्राउंड 4-5 महीने पहले हम बता चुके थे। और मेरे ख्याल में अगर जनरल आसिम मुनीर थोड़े से भी काइयाँ हों तो उनको शायद ये नहीं पता कि जनरल कमर जावेद बाजवा को अगर दुनिया की सख्त तरीन सज़ा देनी है, वो यही है कि उनकी मुलाकात लोगों के साथ बंद कर दें। उनके लिए यही सज़ाए मौत है। वजह क्या है? वजह यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब तक चुगलियाँ ना कर लें, झूठ ना बोल लें, इधर की तीली उधर ना लगा दें, इधर का झूठ उधर ना बता दें, उनकी गैस नहीं निकलती, उनका पेट जो है वो हल्का नहीं होता, उन्हें चैन नहीं आता। तो ये जो उन पर एक कदगन लगाई है कि वो किसी से नहीं मिल सकते, जो जाहिद गशकोरी की स्टोरी है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़े सिक्काबंद जर्नलिस्ट हैं, अगर उनकी स्टोरी है तो उसके अंदर बड़ा वजन है। तो उनकी ये जो स्टोरी है, इससे तो ये लगता है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनको ज़िंदगी की सबसे गंदी सज़ा जो है वो मिली हुई है। देखते हैं कब तक मिली रहती है। मज़ीद इस चीज़ को खोजेंगे और आपके सामने रखेंगे कि आजकल उनके हालात क्या हैं। लेकिन ये बात मैं हतमी तौर पर बता सकता हूँ कि जितनी उन्हें चुगली करने की आदत है, वो बहुत ही बड़ी तकलीफ में होंगे। अल्लाह उनके जो भी मामलात हैं उनको खुद ही देखे। हम ये नहीं कह सकते आसानी करे या ना आसानी करे, बस यही कहेंगे कि उन मामलात को जो उन्होंने किया है और जो अल्लाह मियाँ समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है, वो उनके साथ उस तरीके का इंसाफ किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब की है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। उन्होंने खबर ये दी है कि जब शहबाज शरीफ हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, याद है ना SIFC में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी थी, जिसमें से $25 अरब हमने मोहम्मद बिन सलमान साहब से लेने थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, 6 मुल्कों को मैं पर्सनली देखता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें एक पाकिस्तान भी है। तो मैंने जब आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स आपने बना के भेजे हैं, जाहिर है इनकी काबीना ने बना के भेजे हैं शहबाज शरीफ साहब की, और साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के सारे अफसरान, SIFC तो है ही फौज के पास इस टाइम, तो जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाकर भेजे हैं, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाकर भेजे हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो तो बहुत ही बेहुदा किस्म के हैं। बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने BS का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। माजरत के साथ BS का मतलब बुलशिट। चलें, मोहम्मद मालिक साहब एक दफ़ा टेलीविज़न पर मुझे बताते थे कि ये बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है BS जो है, लेकिन चलें आखिरकार उन्होंने खुद इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, तो चलें अब उन्होंने खुद किया है तो अब पार्लिमानी हो गया होगा। बहरहाल उनकी खबर जो है वो ये है कि उन्होंने ये लफ्ज़ तो नहीं कहे कि शहबाज शरीफ को उन्होंने स्कूल किया या डांटा, लेकिन जाहिर है ये कहना किसी हेड ऑफ स्टेट का कि आप लोगों को तो प्रोजेक्ट्स की जो प्रपोजल है वो तक नहीं बनानी आती, और इसमें आप सोचिए हमारे अस्करी ज़राए भी शामिल हैं और शहबाज शरीफ की काबीना भी शामिल है और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, क्योंकि SIFC तो है ही अस्करी ज़राए के पास। तो अगर सक्सेस उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेनी है तो ये वाला फेलियर भी उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेना है। तो आप सोचिए नालायकी की इंतहा कितनी है कि वो किसी सूरत प्रपोजल्स तक बनाकर जो है वो वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे, और अब दूसरा हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि बंदे दे पुत्र बनो, पहले प्रपोजल बनाना तो सीख लो, और हम वहाँ इन्वेस्टमेंट लेने चले थे। अच्छा जी, अगली खबर शहजाद अकबर साहब की है, और वो ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ है, ज़ाहिर प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी तो ISI ही बनती है, और उसके चीफ जो है वो जनरल आसिम मलिक हैं गालिबन आजकल।
تو لیکن शहजाद अकबर साहब ने ये नाम नहीं लिया। ये तो अंदाज़ा हम लगा पा रहे हैं क्योंकि वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी कह रहे हैं। दूसरी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको आप उस तरह प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कह सकते, वो ISI ही बनेगी। पर उन्होंने ये कहा है कि उनके चीफ जो है, उनका फ़ोन जो है वो हैक कर लिया गया है, और हैक किसी दुश्मन एजेंसी ने किया है, और उसमें से उनका ज़ाती डाटा जो है वो निकाल लिया गया है। अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर, उसमें जो ऑफिशियल जो भी खुफिया चीज़ें थी वो इस फ़ोन में नहीं थी, वो दूसरे फ़ोन पर इस्तेमाल की जाती थी, वो बच गया है। जो फ़ोन हैक हुआ है वो पर्सनल यूज़ में था, और उसका जो डाटा निकला है उससे पता चला है कि वो ऐश्वर्या राय के बहुत ज़्यादा मदाह हैं, फ़ैन हैं। और आपको पता है आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के फ़ैन हैं। फ़ैन मोमेंट जो है वो चल रहा है। कोई इमरान खान साहब का फ़ैन है, जैसे पूरी कौम इमरान खान की फ़ैन है। उनके कपड़ों के ऊपर इमरान खान साहब के नाम लिखे होते हैं, तस्वीरें बनी होती हैं। गले में अगर वो किसी किस्म का स्कार्फ डालते हैं तो उसके ऊपर, और भी आपने देखा होगा शादियों पे जो हार पहने जाते हैं उनमें इमरान खान साहब की तस्वीर। तो पूरी कौम ही फ़ैन है। फिर आपको चंद ही दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने बताया था कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो फ़ैन है बाजी मरियम के, कि वो बहुत अच्छी तकरीर करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। और अब वो कह रहे हैं कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ़ हैं वो ऐश्वर्या राय के फ़ैन हैं, उनको पसंद करते हैं, नए और पुराने गाने भी सुनते हैं। और भी उन्होंने कहा कि बहुत सारा डाटा है जो उनके फ़ोन में से निकला है, लेकिन ऑफिशियल डाटा बच गया है, अल्लाह का शुक्र है। और जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस चीज़ के ऊपर बड़ी इस्तराब में है, परेशानी में है कि जो हमने ऑफिशियल डाटा लेना था वो हम डाटा ना ले सके। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो नामजद काबीना के अरकान हैं उनको तौसीक से पहले, उनकी पोजीशंस लेने से पहले ट्विटर के ऊपर पैगामात जारी करने से मना किया है। अब पटवारियों के लिए तो वैसे ये खुशाइंद बात है कि रिचर्ड ग्रैनल अब मजीद ट्वीट शायद ना करें, लेकिन ये पाबंदी जो है ये रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर नहीं लगी, लेकिन ज़ाहिर फॉलो तो उन्हें भी करनी पड़ेगी जब सारी काबीना को ये इंस्ट्रक्शन आई है। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि अमेरिका के अंदर हाईली स्किल्ड वीज़ा को H1B वीज़ा कहा जाता है। जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकला हैं, जो हाईली स्किल्ड वीज़ा होता है, बड़ा प्रेस्टिजियस वीज़ा होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे इंडियंस हर साल आते हैं। और अब अमेरिका के अंदर एक डिबेट चल रही है कि ये जो H1B वीज़ा है, हाईली स्किल्ड वीज़ा, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, मुश्किल बनाना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाहर से लोग आकर अमरीकियों की जो जॉब्स होती हैं, जो हाईली पेड जॉब्स होती हैं, वो बाहर से आके लोग ले लेते हैं। तो ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आने वाली काबीना है, उसके अंदर से कुछ लोग H1B के खिलाफ हैं और कुछ उसके हक में। तो ट्विटर के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर डिबेट शुरू हो गई और एक दूसरे के ऊपर ही हमले शुरू हो गए। मैंने अपना अपना व्यू पॉइंट देना शुरू कर दिया कि H1B रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो उस डिबेट को ख़त्म कराने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंस्ट्रक्शन भिजवाई है सबको, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कि आपने जब तक पोजीशंस का हल्फ नहीं ले लेते, आपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी बातें नहीं करनी, फिलहाल रुक जाएं। जाहिर है ये अहकामात रिचर्ड ग्रैनल के लिए तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी उनकी जो काबीना कह लें या मेन लोग हैं उनके लिए हैं, तो वो भी अब उनका एहतराम करेंगे। और आप आने वाले दिनों में शायद उनके ट्वीट्स थोड़े कम देखें, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जैसे ही वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे तो वो नेचुरली दोबारा अपना काम जो है पूरी शद्दोमत के साथ शुरू करेंगे। आखिरी एक लाइन के अंदर खबर मैं आपको दे दूं कि बुशा बीबी के ऊपर हमला जारी है। मैंने आपको पहले ही इसीलिए अलर्ट कर दिया था, हेड्स अप दे दिया था। कल झूठी खबर ये डाली गई थी कि पेशावर के कोर कमांडर के साथ वो मुज़ाकरात कर रही हैं। आज मुन्ने मुनीब फारूक से झूठी खबर मार्केट में फैलवाई गई है कि बुशा बीबी जो है वो इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रही हैं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तो आप खामोशी से डील कर लें। ये तमाम चीज़ें झूठी हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि बुशरा बीबी बिल्कुल डट के खड़ी हैं और इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल डट कर खड़े हैं। और ये तमाम जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि बुशरा बीबी के थ्रू, कोर कमांडर के थ्रू हो रहे हैं, या बुशरा बीबी इमरान खान को समझा रही हैं, ये तमाम खबरें झूठ हैं, जाली हैं और इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है।